प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन सहकारिता भवन लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में इस समय लगभग 3000 वरिष्ठतम शिक्षक नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त करके कई वर्षों से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे हैं, जिनकी पदोन्नति का स्थायीकरण परम आवश्यक है, जो कि न्याय संगत और वैधानिक दृष्टि से भी उचित है। संवैधानिक दृष्टि से भी पदोन्नति मौलिक अधिकार है, जिसका अवसर लगभग हर अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि इन्हीं विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिपिक को मिलता है। हर विभाग में उसका मुखिया उसी विभाग से होता है। विद्यालयों में भी विद्यालय का मुखिया नियमानुसार पदोन्नति प्राप्त करके संस्था प्रमुख बन सकता है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री नरेश कुमार ने बताया कि सरकार का वरिष्ठतम शिक्षकों की पदोन्नति के स्थायीकरण से कोई व्ययभार नहीं बढ़ेगा तथा मूल शिक्षक का पद रिक्त होने से नए बेरोजगार युवाओं को शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा, जिनका वेतन वरिष्ठतम शिक्षकों से काफी कम होगा। इस प्रकार सरकार को दोहरा लाभ होगा और व्यय में भी कमी आएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार विद्यालयों के उन्नयन के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रधानाचार्य के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्राप्त विद्यालयों के वरिष्ठतम शिक्षकों की पदोन्नति के स्थायीकरण का मांग पत्र प्राप्त कराया गया है। इसमें अतिरिक्त व्यय न बढ़ने का उल्लेख है। संगठन के आय व्यय निरीक्षक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि पदोन्नति प्राप्त प्रधानाचार्य का स्थायीकरण करने से उनके मूल पद रिक्त हो जाएंगे, जिससे बेरोजगार युवाओं को शिक्षक के पद पर कार्य करने का मौका मिलेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। विचार गोष्ठी में बहुत उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। इन्हीं विद्यालयों में लागू करने से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अवश्य ही सुधार होगा। विशिष्ट अतिथि मुकेश शर्मा MLC ने प्रदेश के कोने कोने से आए प्रधानाचार्यों का स्वागत करते हुए कहा कि मेरे स्तर से जो भी सहयोग होगा वो मैं करूंगा। लखनऊ से संवाददाता तीरथ लाल जी, आर.के. सिंह जी, ब्रजेंद्र शर्मा जी, महेंद्र जी, उपस्थित सभी प्रधानाचार्यगण, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों। मौसम तो वास्तव में रात से खराब था। आप सब इतनी दूर से चल करके आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबके कंधों पर आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने की जिम्मेदारी है। बच्चा इंटरमीडिएट तक ही जो शिक्षा ग्रहण करता है वो जीवन भर उसके काम आती है। और चूंकि आप पूरे प्रदेश के ऐसे विद्यालयों से यहाँ आए हैं, वहां से निकले बच्चे देश दुनिया में पहले भी नाम रोशन कर चुके हैं। अब तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम कह सकते हैं कि 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं, भारत विकसित राष्ट्र शीघ्र स्थापित होगा। इस दिशा में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ करके जब 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनने का गौरव हासिल किया, तो उस समय लोग नहीं सोचते थे कि कई बरस अभी लगेगा। लेकिन शीघ्र ही में हालिया रिपोर्ट जो आई है, भारत जापान को भी पीछे छोड़ करके 4थी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के हो रहा है और शीघ्र ही हम 3री बड़ी ताकत बनेंगे, ऐसा बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, सब कुछ भारत विकसित राष्ट्र की तरह स्थापित हो रहा है। आप सब देखते होंगे, सड़क मार्ग से यदि आए होंगे तो उत्तर प्रदेश से पूरे राष्ट्र की सड़कों को आपने देखा होगा कायाकल्प, कायापलट हो चुका है। ट्रेनों की गति बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश राज्य का ही उदाहरण लेना चाहे तो जहां मात्र 3-4 हवाई अड्डे होते थे, 17 हवाई अड्डे पूरी क्षमता के साथ 21 हवाई अड्डे कुछ दिनों में हो जाएंगे और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा
जेवर में बन करके तैयार हो गया। आज उत्तर प्रदेश और भारत पूरी दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है विकास के मामले में। हमने साइंस के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति हासिल की है और आर्थिक क्षेत्र में डिजिटल लेन देन में भारत दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज हम देखते हैं कि 15 साल से लेकर के जो 40 साल का युवा है वो लगातार डिजिटली पेमेंट पर ध्यान दे रहा है। अब कैश बहुत कम लोग रख पा रहे हैं। आप प्रधानाचार्यगण बैठे वो देखते होंगे कि जितने भी युवा हैं वो डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। अमरूद भी सड़क पर अगर खरीदते हैं कॉलेज के बाहर तो 50 पैसा 1 रुपया तत्काल वो डिजिटली पेमेंट कर दे रहे हैं। अब तो मैंने देखा है यदि आप छोटे छोटे वेंडर्स के पास जाते हैं वहां भी स्कैनर लगा हुआ है, पेमेंट कर सकते हैं आप। ये भारत की प्रगति का सूचक है कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हासिल की है। आप सब प्रधानाचार्यगण हैं, शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षा के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं, कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं आप सबके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवा बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वे देश दुनिया के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचाने में आपकी आशीर्वाद से, आपकी शिक्षा से उनको बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी सहायता मिलेगी। आपकी कुछ समस्याएं हमारे समक्ष एक मांग पत्र के रूप में मिली है। वेतन विसंगतियों का मामला है तो मैं इस बात को जो संबंधित माननीय मंत्रीगण है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और हर संभव प्रयत्न करूंगा कि प्रधानाचार्यगणों की मांगों को माना जाए। एक विशेष बात आपने लिखी की है जिस पर अतिरिक्त कोई बोझ भी नहीं पड़ने वाला है, ये तो और अच्छी बात है। अतिरिक्त बोझ न पड़े और आपका काम भी बन जाए तो अच्छी बात है। मैं पूरे प्रकरण को जो संबंधित सर्वोच्च अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब तक पहुंचा करके आपके मनोबल, आपके इच्छा के अनुसार जो भी मैं मदद कर सकता हूँ करूँगा। जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की सवालों की बात है, आप सब शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के नए मायनों को तय कर रहे हैं, उपादानों को देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया, उसका गुर्दन टाइम तो आपके कंधों पर है। और नई शिक्षा नीति क्या है कि मातृभाषा में हम अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। मातृभाषा के साथ साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए हम उनको प्रोफेशनल कोर्सेज को भी शुरुआत से ही उनको ट्रेंड करते हुए, उनको उसमें पढ़ाते हुए उनके जीवन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कौशल विकास का भी बड़ा केंद्र अपने कॉलेजों में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य के सभी प्रधानाचार्यगण अपने अपने बच्चों में शिक्षा की भावना को कूट कूट कर भरते हुए उनके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। हर बच्चा तुलसीदास से लेकर के रहीमदास जी से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेकर के यही कोई अब्दुल कलाम भी पैदा हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सामान्यतः देखा गया है कि जो बड़े विद्यालय होते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय होते हैं, उनसे भी अच्छे बच्चे निकलते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिभा जो है वो जहाँ मुसीबत होती है वहीं पलती है। प्रतिभा आप देखेंगे सामान्यतः प्रतिभा वहीं पलती है जहाँ मुसीबत होती है, जहाँ संघर्ष होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप द्वारा पढ़ाए गए बच्चे संघर्ष के बदौलत, आपकी शिक्षा के बदौलत देश दुनिया में नाम रोशन करेंगे। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं कल रात में ही बाहर से लौटा हूँ तो ढेर सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, मैं देर तक बैठना चाहता था। मुकेश जी भैया हैं, राजीव जी हैं, आप लोगों की बातों को सुनेंगे। संक्षेप में जो बातें हमारे समझ आई हैं उनके बारे में हमने आपसे कहा है। यदि और भी कोई समस्या हो आप हमें तुरंत बताएं। प्रदेश भर में यदि कोई समस्या आती है आपके पास विभाग के अतिरिक्त, वो भी मुझे बताएं। कहीं कोई लाइन ऑर्डर की समस्या आती है, कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या आती है या घरेलू कोई पीड़ा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आप मुझे पत्र लिखें, संपर्क करें। हर स्थिति में मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा क्योंकि आप सब भारत माता के झंडे के वाहक हैं। आप ही के माध्यम से नए भारत की कल्पना जो संरचना माननीय मोदी जी ने की है उसको आधार रूप देने का काम आप सब करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों का, आदरणीय वर्मा जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, अध्यक्ष जी का, प्रांतीय अध्यक्ष जी का, अपने मुकेश जी का, राजीव जी का, मुझे बुलाकर आप सभी मिले मिलाने का अवसर दिया। कल योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और माननीय मोदी जी ने महर्षि पतंजलि के जो योग था वो भारत से ही निकला था। और इसको प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति ने हमें जैसे पैदा किया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ या घर में जो बुजुर्ग होते हैं उसको तेल मालिश करके उसके प्रत्येक अंग को घुमा करके, चलता करके, व्यवस्थित ढंग से तेल लगा करके उसको आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम माँ के गोद से निकल करके अपने आप चलने लगते हैं तो हम एक्सरसाइज से भी दूर हो जाते हैं।
और श्वास तो हमारी जिंदगी का अंग है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, जिन्होंने इस रचना, भारत की रचना को कल्पना की होगी, सनातन धर्म की कल्पना की होगी, उसमें उल्लिखित है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व तन मिला शरीरा। हम सब जानते हैं वायु के बगैर हमारा जीवन नहीं है, तो सांस को तो प्रत्येक अंग में जाना चाहिए। सामान्यतः फेफड़ों तक हम सांस ले जा पाते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। अगर हम आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को दें, पैर के नाखून से लेकर के शरीर तक के सर्वोच्च शिखा तक हम श्वास को पहुंचाएं, जो महर्षि पतंजलि जी ने हजारों वर्ष पहले कहा था, उसको हम अपने दैनिक नित्य कर्म में स्थापित करें और शरीर के सभी अंगों को योग के माध्यम से चलाते हुए काम करेंगे, तो बीमारी हमारे दूर रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश और प्रदेश भी स्वस्थ रहेगा। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहते हैं कि युवा आपके पास है, और युवाओं के बगैर ही हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। युवाओं से एक अनुरोध आप सब जरूर करिए कि जब कक्षाओं में आप जाएं। सामान्यतः देखा गया कि आज के युवा रात में जग रहे हैं, दिन में देर तक सो रहे हैं। उनका दिन जो है किसी का 9 बजे शुरू होता है, किसी का 10 बजे, किसी का 8 बजे, और यदि स्कूल के दौरान वो उठ के चले भी जाते हैं तो उनको नींद स्कूल की कक्षाओं में और घर में आने पर भी नींद आती है। तो उनको इस प्रकार का हम सबको प्रेरित करना है कि भैया रात सोने के लिए है, हमें प्रकृति के साथ चलना है, सूर्य देवता के साथ चलना है, चंद्रमा के साथ चलना है, और दिन का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करना है। ये भ्रम है कि इंटरनेट रात में अच्छा चलता है, हमें उससे दूर रहना है। केवल दिन का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करना है। बच्चों को, युवाओं को कम से कम 8 घंटा नींद लेनी है, और हम सबको 6 घंटा नींद पर्याप्त है। तभी हम देश प्रदेश को आगे बढ़ा पाएंगे। और तरल पदार्थ की तरफ जो युवा आकर्षित हो रहे हैं, उनको भी समझाना है कि एक छोटी सी मोटरसाइकिल जो 80,000 की आप लेते हो, क्या उसको पेट्रोल की जगह किसी दूसरे तेल से चला सकते हो? आप केरोसिन डालोगे तो 6 महीने में 80,000 की मोटरसाइकिल इंजन दोबारा बदलवाना पड़ेगा। ये शरीर, मानव शरीर जो प्रभु ने हमें दिया है, ये कहा जाता है कि कितनी लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें मिला है। ये माता पिता के कृपा से, प्रभु की कृपा से हमें मिला है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, वही सेवन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए अनुमन्य है, तो ईमान कर चलिए हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे, 40 मिनट का वॉक करेंगे। यदि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो योग के साथ साथ आप तेज वॉक करें, तेज टहलें, शरीर से पसीना निकालें, बीमारी को दूर भगाएं, प्रदेश और देश को स्वस्थ बनाएं। यही मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, छात्रों को कहना चाहता हूं। आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपकी मांगों को मैं पूरा याद रखते हुए यहाँ से जा रहा हूं, और मैं संबंधित तक शीघ्र ही पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा आपकी मांगों के अनुरूप हम सब काम कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानाचार्य एसोसिएशन से निवेदन है कि मांग पत्र जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी को दे दें। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, सबने अकस्मात मुझे यहाँ बुला दिया है, तो फिर भी मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये आश्वस्त करती हूँ सर कि इस लड़ाई में मैं जहाँ कहीं भी आपको आवश्यकता होगी, मैं वहाँ अग्रिम पंक्ति में खड़ी हुई दिखाई दूंगी, क्योंकि अलीगढ़ जनपद से एकमात्र महिला शक्ति मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। हमारी जनपदीय पदाधिकारी सभी आ रहे थे, प्लान पूरा था, लेकिन किसी कारणवश उनका आना कैंसिल हो गया। फिर भी मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, ये सोचते हुए कि हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व है, उनके आह्वान पर, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनकी लड़ाई को मजबूत